ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे थे न्यूक्लिक एसिड्स की, जिसमें हमने ये देखा था कि न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनते हैं, न्यूक्लियोसाइड कैसे बनते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन सी होती है, वो सब हम देख चुके हैं। ठीक है, अब जो बात डीएनए की है वो सबसे पहले देखिए। डीएनए इज लेडर लाइक। डीएनए एक सीढ़ी की तरह होता है, इट्स लाइक ए लेडर। और लेडर में क्या होता है? लेडर में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, लाइक दिस। फिर ये लेडर हेलिकली क्वाइल हो जाती है। तो यही चीज यहां पर भी हमें सीखनी है डीएनए में। Two strands which are anti-parallel. Anti-parallel means polarity तो मेंटेन होगी लेकिन पैरेलल भी होंगे। पैरेलल है like this, but difference is अगर एक की पोलैरिटी A to B मेंटेन हो रही है तो दूसरी की पोलैरिटी B to A मेंटेन होगी। इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल। अपोजिट पोलैरिटी के हैं लेकिन पैरेलल हैं और बहुत सारे स्टेप्स हैं। स्टेप्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है वो आपको बाद में समझ में आएगा। तो 2 स्ट्रैंड्स हैं और बहुत सारे स्टेप्स हैं। स्टेप्स आर एंटी कॉम्प्लीमेंट्री, स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। इसको मैं रब कर रहा हूं। स्ट्रैंड्स के अंदर 2 चीजें हैं, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। और इसीलिए हम ये भी बोलते हैं कि जो लेडर होती है उसकी बैकबोन कौन होगा? स्ट्रैंड्स के स्टेप्स। सीढ़ी की बैकबोन उसके स्ट्रैंड्स होते हैं, स्टेप्स नहीं होते। तो ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये बैकबोन है। बैकबोन ऑफ डीएनए। तो बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ sugar and phosphate, pentose sugar which is ribose in case of RNA and 2-deoxyribose in case of DNA. You know that. Steps में होती है नाइट्रोजनस बेस। अब देखिए, पहले बनेगा न्यूक्लियोसाइड, फिर बनेगा न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? शुगर और बेस। मतलब खाली स्ट्रैंड से ना तो न्यूक्लियोसाइड बन सकता ना न्यूक्लियोटाइड, खाली स्टेप से भी कुछ नहीं बन सकता। तो पहले बनाना है न्यूक्लियोसाइड। उसके लिए क्या होगा? शुगर और बेस के बीच में बॉन्ड बनता है। ये पहला बॉन्ड है, इसका नाम है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट के बीच में जो लिंकेज होती थी वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज थी। यहाँ इसका नाम है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और जब शुगर और बेस जुड़ेंगे, पहला बॉन्ड बनेगा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। समझ रहे हैं? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जब बनेगी तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस यहां पर भी हो रहा है। इसके बाद में क्या होगा? जब न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा तो अब शुगर से ही फॉस्फेट लिंक होगा। शुगर फॉस्फेट लिंकेज, ये दूसरा बॉन्ड बनेगा, इसका नाम है फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। इसी तरह से एक शुगर के ऊपर एक फॉस्फेट और आ जाएगा तो 2 फॉस्फो ईस्टर लिंकेज को हम बोलते हैं फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज। वो बात की चीज है, वो बाद में समझेंगे।
अभी ये बन गया न्यूक्लियोटाइड, शुगर और बेस न्यूक्लियोसाइड, देन फॉस्फेट इज अटैच्ड, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। शुगर देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है, शुगर से ही फॉस्फेट जुड़ रहा है, शुगर से ही बेस जुड़ रही है, नाइट्रोजनस बेस, और ये बन गया पूरा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मीनिंग है ये हमको सीखना है। पहले आप इतना बनाइए, लेट मी नो व्हेन यू हैव डन। वेरी गुड। गुड। तो डीएनए के पास ये मत भूलिए कि 4 नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं 5 में से, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमीन। वेरी गुड। अब देखिए नीट के अंदर एम्स मर्ज हो चुका है। जब एम्स अलग था तो वहां पर जो क्वेश्चंस आते थे बड़े आसान होते थे, लेकिन बच्चे खुद ही उसको टफ बना लिया करते थे। मैं आपको दिखाता हूं। डीएनए के पास क्या क्या है? डीएनए के पास है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन। आरएनए के पास है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो वो क्वेश्चन पहले एम्स में आया, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ नीट में भी। क्या पूछा उन्होंने? विच इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। अब क्वेश्चन पढ़ते ही बच्चों ने तो फ्रेम कर लिया आंसर कि डीएनए में ये नहीं है यूरेसिल, लेकिन ऑप्शन भी तो देखने हैं। ये ऑप्शन थे, छोड़ के आ गए, क्योंकि बच्चे को ये मालूम है कि अगर कोई क्वेश्चन गलत है उसे छोड़ दो तो सबको मार्क्स मिलते हैं, बोनस। छोड़ करके आ गए इसे, ये क्वेश्चन गलत नहीं था। एम्स में गलतियां बहुत कम होती है, ना के बराबर हो जाती है, गलती इंसान से ही होती है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए? एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। और ये बात बता करके भेजा था बच्चों को कि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, फिर भी छोड़ करके आ गए। अभी तो आप पढ़ लें 11th का पार्ट, जब 12th का पार्ट पढ़ेंगे फिर उसके बाद में आप भूल जाते हैं चीज़ों को और आप ऐसे सवालों को छोड़ देते हैं। सो व्हाट इज द राइट आंसर? I want answer from everyone. Everybody has to give the answer. I want answer from everyone. सबको आंसर देना है इस सवाल का। Why you people are not replying? Come on, give me the answer fast. बोलिए, बताइए बच्चों। What are you waiting for? Is this question wrong? Don't know, sir. Why? Why you don't know? I have taught you. This is the right answer. It is not present in DNA. It is thiamine, another name of vitamin B1. And this T is thymine. See the spelling, right?
उस वक्त पे थायमीन और थियामीन में गड़बड़ हो जाती है। विटामिन B1 जिसकी डेफिशिएंसी से होती है बेरी बेरी, यस, THYMINE इज प्रेजेंट। गुड। सो मूविंग फॉरवर्ड, फिर हम कहते हैं एम्स का पेपर टफ था। टफ नहीं होता है, और एम्स मर्ज होने के बाद तो नीट भी आसान हो गया। नाउ सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं स्टेप्स, इसका मतलब क्या है? डीएनए में 2 स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड पहले बना लेते हैं, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर, ठीक है। दूसरा स्ट्रैंड इसके एंटी पैरेलल होता है, और शुगर पे ही कहानी शुरू होगी, शुगर पे ही कहानी खत्म होगी, ठीक है। ये क्या है? फॉस्फोईस्टर लिंकेजेस हैं। ये दूसरा स्ट्रैंड आ गया, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर। शुगर ही एंड पर होती है। ये 2 स्ट्रैंड आ गए एंटी पैरेलल, वो भी देखेंगे बाद में एंटी पैरेलल कैसे। अब अंदर होंगी नाइट्रोजनस बेसेस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन, और बनेगा न्यूक्लियोटाइड। जैसे हम न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं, सपोज यहां पर हमने बनाया शुगर के साथ एडेनिन जोड़ा, यहां पर थायमीन जोड़ा, यहां ग्वानिन जोड़ा, यहां साइटोसिन जोड़ा, तो एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा न्यूक्लियोटाइड, फिर फॉस्फेट आ जाएगा, फिर शुगर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब बेसिकली आप जो देख रहे हैं, चलिए इसका फॉस्फेट यहाँ मैं लगा देता हूँ न्यूक्लियोटाइड पूरा करने के लिए, इसका फॉस्फेट भी यहाँ लगा देता हूँ न्यूक्लियोटाइड पूरा करने के लिए। ये कहलाता है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, 2 फॉस्फेट के साथ शुगर, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो अब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए? ये भी तो सवाल है। न्यूक्लियोटाइड तो मोनोमर है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़े हैं डीएनए आरएनए बनाने के लिए? तो आप बोलिए न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच में भी फॉस्फोईस्टर लिंकेज है। न्यूक्लियोटाइड को भी आपस में फॉस्फोईस्टर लिंकेज जोड़ती है न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए। अब इधर क्या कौन सी नाइट्रोजनस बेसेस आएंगी, ये बात बताई वॉटसन और क्रिक ने। जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया, इनके साथ 2 लोग और थे, वो 12th के सिलेबस में पढ़ते हैं हम पार्ट। इन्होंने एक रूल दिया, बेस पेयरिंग रूल। बेस पेयरिंग रूल क्या कहता है? प्यूरीन ऑलवेज पेयर्स विद पायरिमिडीन एंड वाइस वर्सा। पायरिमिडीन के सामने प्यूरीन आएगा, प्यूरीन के सामने पायरिमिडीन आएगा। यहां पर बच्चे एक सवाल ये पूछते हैं कि प्यूरीन प्यूरीन की पेयरिंग क्यों नहीं होती और पायरिमिडीन पायरिमिडीन की पेयरिंग क्यों नहीं होती? ये सवाल याद रखिएगा, ठीक है, और इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर वॉटसन और क्रिक ने एक बात और बताई, ए पेयर्स विद टी। ए क्या है? एडेनिन। एडेनिन क्या है? प्यूरीन। टी क्या है? थायमीन। थायमीन क्या है? पायरिमिडीन। तो ए और टी की पेयरिंग होती है, इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। एंड G pairs with C with 3 hydrogen bonds. A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, G और C के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए, A है प्यूरीन, T है पायरिमिडीन, G है प्यूरीन, C है पायरिमिडीन। तो बच्चे ये भी पूछते हैं कि C जो पायरिमिडीन है उसकी पेयरिंग A जो प्यूरीन है उसके साथ क्यों नहीं होती?
या टी जो पायरिमिडीन है उसकी पेयरिंग जी जो प्यूरिन है उसके साथ क्यों नहीं होती? ये दूसरा सवाल है और ये बिल्कुल इररेलेवेंट क्वेश्चन है, ऐसा सवाल आपके सामने नहीं आना चाहिए। दो प्यूरिन है एडिनिन ग्वानिन, दो पायरिमिडीन है थायमिन साइटोसिन, तो ए सी के साथ पेयर क्यों नहीं करता और जी टी के साथ पेयर क्यों नहीं करता? ये इररेलेवेंट क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा कैसे। वॉटसन और क्रिक ने इतनी नॉलेज दी एक साइंटिस्ट के वर्क के ऊपर बेस होकर के। वॉटसन और क्रिक से पहले जिन्होंने काम किया था उनका नाम है इरविन चारगैफ। इरविन चारगैफ ने ये बात पहले बता दी थी कि डीएनए में नंबर ऑफ प्यूरिन्स is equal to number of pyrimidines। ये बात इन्होंने पहले बता दी थी, बाद में तो कोई भी बता देता है। जब प्यूरिन की पेयरिंग पायरिमिडीन से होनी है तो जितने प्यूरिन है उतने ही पायरिमिडीन होंगे, बाद में तो कोई भी बता देगा ये, लेकिन ये बात इन्होंने पहले बताई थी। उसके बाद वॉटसन और क्रिक ने ये पूरा मॉडल दिया और क्या बताया इन्होंने? नंबर ऑफ A is equal to number of T and number of G is equal to number of C। ये भी इन्होंने बताया। तो अब ये वाली सारी जितनी भी बातें हैं बच्चों, ये बाद में तो कोई भी बता देता, लेकिन पहले इन्होंने बता दी ये बात। समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए इस बात की इंपॉर्टेंस है। एक चीज इन्होंने और बताई थी, वो अभी शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन मैं बता दूंगा 12th में आपको जरूर समझ में आएगी वो बात। 12th के पार्ट में, जब 12th का पार्ट पढ़ेंगे तो चैप्टर 6 में वो इन्होंने ये बताया कि A प्लस टी अपॉन G प्लस C इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर स्पीशीज, but this ratio varies from species to species। ये कितना आता है? 0.4 to 1.9। ये रेशियो वेरी करता है। किसी के डीएनए में एटी ज्यादा है, जीसी कम है, किसी के डीएनए में जीसी ज्यादा है, एटी कम है। तो हर एक स्पीशीज में अलग अलग होता है ये रेशियो, 0.4 से 1.9 तक। मान लीजिए ह्यूमन में अगर ये रेशियो 1 है तो सारे ह्यूमन में 1 होगा। सपोज एलिफेंट में रेशियो 0.9 है तो सारे एलिफेंट्स में रेशियो 0.9 रहेगा। ठीक है, अलग अलग स्पीशीज के लिए अलग अलग होता है, कांस्टेंट होता है, बट फॉर ए पर्टिकुलर स्पीशीज इट रिमेन्स द सेम फॉर एवरी इंडिविजुअल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज। तो अब अगर चारगैफ रूल को यहाँ पर बनाया जाए तो ए के सामने आएगा टी, टी के सामने आएगा ए, जी के सामने आएगा सी और सी के सामने आएगा जी। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ गए। If it is clear to everybody, then let me know. If you have any doubt, let me know. तो एक ही बच्चे ने बताया कि यस नो डाउट सर। ओके, दो लोगों ने बताया नो डाउट सर, वेरी गुड। इफ यू हैव नो डाउट इट्स वेरी गुड फॉर मी। तो अब हम क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले बच्चों हम ये देख लें कि प्यूरीन की पेयरिंग प्यूरीन से क्यों नहीं होती, पायरिमिडीन के सामने पायरिमिडीन क्यों नहीं आता, है ना। और दूसरा वाला सवाल मैंने बोला था कि वो इररेलेवेंट है कि ए के सामने सी क्यों नहीं आता और जी के सामने टी क्यों नहीं आता, वो इररेलेवेंट है। देखिए बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड कोई भी हो, जैसे यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है। बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। ये कोई रस्सी या तार नहीं है कि आप जबरदस्ती बांध देंगे। तो क्योंकि ए और टी के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, वहां पर बॉन्ड बने। ए और सी के बीच में नहीं हुई, जी और टी के बीच में नहीं हुई। तो हम ये कहें कि भाई इनकी पेयरिंग क्यों नहीं हुई, इनके बीच में बॉन्ड क्यों नहीं बना, तो ये रेलेवेंट सवाल हुआ कि नहीं। बॉन्ड जबरदस्ती थोड़ी बन जाएगा, यस और नो।
टीचर और स्टूडेंट के बीच में बॉन्ड बनने में 3 दिन के ट्रायल क्लासेस देने पड़ते हैं। एम आई राइट? तब जाकर के बच्चों को लगता है हाँ भाई पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। तो ये ना पूछें कि बॉन्ड क्यों नहीं बना, पेयरिंग क्यों नहीं है, मतलब बॉन्ड क्यों नहीं बना, ये तो रेलिवेंट क्वेश्चन है। अब आया दूसरा सवाल, ये क्लियर हो गई बात सबको। दूसरा सवाल ये कहता है कि प्यूरीन के सामने प्यूरीन क्यों नहीं आता और पायरिमिडीन के सामने पायरिमिडीन क्यों नहीं आता। अगर मैं आपसे बोलूं पहली बात तो ये मत भूलना कि न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कैसे जुड़ते हैं, फिर से फॉस्फोईस्टर लिंकेज, तब न्यूक्लिक एसिड बनता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चों ये तो स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट एंटी पैरेलल, ये स्ट्रैंड है और ये स्टेप है, सीढ़ी बनाओ। तो इन दो स्ट्रैंड से और इन स्टेप से आप सीढ़ी बना लेंगे? टेल मी यस और नो। Will you be able to make a ladder with the help of these steps and these two strands? नहीं। तो क्या होना चाहिए, किस में चेंज लाना पड़ेगा, स्ट्रैंड में कि स्टेप में? सीढ़ी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टेप शुड बी ऑफ इक्वल साइज, है ना। तो हमें बड़े वाले स्टेप्स को काटकर छोटे वाले स्टेप्स के बराबर करना पड़ेगा, तब सीढ़ी बनेगी। बात समझ में आ गई? और अब देखिए यहां पर जो प्यूरीन होती हैं वो डबल रिंग कंपाउंड है। अगर प्यूरीन प्यूरीन आमने सामने आएंगे तो ज्यादा जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? और पायरिमिडीन सिंगल रिंग कंपाउंड है, कम जगह चाहिए, तो डीएनए कहीं से चौड़ा कहीं से पतला हो जाएगा। जबकि एंटायर लेंथ पर, एंटायर लेंथ कितनी है डीएनए की हमारी एक सेल में? 2.2 मीटर, और हमारे पास 100 ट्रिलियन सेल्स हैं बॉडी में। मतलब सारी सेल्स का डीएनए जोड़ लें तो अर्थ के 10 चक्कर लगा लेगा। इतना लंबा धागा हमारी बॉडी में, जिसका वेट शायद पिकोग्राम्स में हो। 2 purines will occupy a bit more space, 2 pyrimidines will occupy a bit less space. But for DNA to be like a ladder, the width should be constant. तो अगर एक तरफ से प्यूरिन आ रहा है और दूसरी तरफ से पायरिमिडीन आ रहा है, या एक तरफ से पायरिमिडीन आ रहा है दूसरी तरफ से प्यूरिन आ रहा है, तो विड्थ कांस्टेंट चलती है, इसलिए प्यूरिन पायरिमिडीन पेयरिंग होती है। इज दिस एक्सप्लेनेशन क्लियर टू एवरीबडी? लेट मी नो। फिर एक क्वेश्चन करते हैं। वेरी गुड। हैव यू रिटन बेस पेयरिंग रूल एंड चारगाफ रूल? चारगाफ रूल को लिखने का एक और तरीका है,
ये भी एक मेथड है, A प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी। ए और जी प्यूरिन है, टी और सी पायरिमिडीन है। नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पायरिमिडीन, जितनी प्यूरिन उतनी पायरिमिडीन। क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चों, अगर आप कर पाएं तो। ठीक है, क्वेश्चन इज, एक डीएनए हमारे पास है, हमें एक सैंपल डीएनए मिला जिसमें एडेनिन की परसेंटेज 18 है। कैन यू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन? एक डीएनए मॉलिक्यूल है जिसमें एडेनिन की परसेंटेज 18 है, तो साइटोसिन की परसेंटेज कितनी होगी? See, NEET aspirants never say maybe. They either say this or no. या तो ये है या नहीं है, नेगेटिव तो करना ही नहीं है। Let us see. जितना A है उतना T होगा। A 18% है तो T भी 18% होगा। A और T बराबर है, A की पेयरिंग T से होनी है, तो A प्लस T इज इक्वल टू 36%, बचा G प्लस C इज इक्वल टू 36 माइनस 100 और 100 माइनस 36, दिस इज 72%। 64, G प्लस C हो गया 64%, 100 में से माइनस कर दिया तो C हो गया 64/2, दैट इज 32%। G भी 32, C भी 30। ये सबको क्लियर हो गया तो बताइए मुझे, एक नाइट्रोजनस बेस की परसेंटेज मिल जाए तो चारगाफ रूल से हम किसी की भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये चारगाफ रूल है। A के बराबर T होता है क्योंकि A की पेयरिंग T से होनी है। ठीक है, जब A और T की पेयरिंग होती है तो इसको कहते हैं बेस पेयर। बेस पेयर, आपको पता है कि हमारी एक सेल में कितने बेस पेयर हैं? 6.6 बिलियन 10⁻⁹। If this solution is clear to everybody, let me know. If it is not, then let me know. किसी भी एक नाइट्रोजनस बेस की परसेंटेज पता हो तो हम किसी की भी बता सकते हैं, G की बता सकते हैं, C की बता सकते हैं, T की बता सकते हैं।
एक का पता चल जाए। वेरी गुड। So let me know if it is clear to everybody. Good, very good. 12th क्लास में इसका जो पार्ट है उसमें इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, लेकिन ये बहुत आसान होते हैं। अब बच्चे ये कहते हैं सर हमने ना ये मैथमेटिक्स के चक्कर में तो बायो ली थी और आप फिर मैथमेटिक्स की बातें कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स तो मेरी आपसे ज़्यादा वीक होगी, आपकी मुझसे बहुत अच्छी होगी मैथ्स, तो ये मत सोचा करिए। लेकिन हल्की फुल्की चीज़ें तो हमें आनी ही चाहिए भाई, ठीक? ऑल राइट, सो विल कंटिन्यू टुमारो, राइट?